ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। खबर खूंटी से है, जहां जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन नगर भवन खूंटी में किया गया। पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पुलिस अधीक्षक द्वारा आमजनों को संबोधित करते हुए जन शिकायत समाधान कार्यक्रम के उद्देश्य की जानकारी दी गई। वहीं कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक द्वारा हिट एंड रन मामलों में पीड़ित परिवार को मुआवजा राशि का चेक प्रदान किया गया। साथ ही मानव तस्करी मामले में छुड़ाए गए महिलाओं को मंच पर आमंत्रित कर प्रोत्साहित भी किया गया। नगर भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में खूंटी पुलिस अनुमंडल के 5 थाना क्रमशः खूंटी, मुरहू, साइको, अड़की एवं मारंगहादा थाना से जुड़े मामलों का निष्पादन किया गया। वहीं तोरपा पुलिस अनुमंडल के लिए तोरपा स्थित सभागार में 3 थाना क्रमशः तोरपा, तपकरा एवं रनिया थाना क्षेत्र के लिए कार्यक्रम आयोजित कर शिकायतों का निष्पादन किया गया। उक्त कार्यक्रम में विभिन्न थाना अंतर्गत निवासियों एवं शिकायतकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में कई मामलों का निष्पादन किया गया। इनमें मुख्य रूप से आपसी विवाद, लड़ाई झगड़ा, जमीन विवाद समेत अन्य मामले शामिल हैं। आपको बता दें कि जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में कई मामलों पर चर्चा कर लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी भी दी गई। वहीं कार्यक्रम के दौरान मौके पर मुख्य रूप से वन प्रमंडल पदाधिकारी, सेक्रेटरी डालसा, अनुमंडल पदाधिकारी खूंटी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी खूंटी, अन्य संबंधित पदाधिकारी, स्थानीय नागरिक, शिकायतकर्ता, थाना प्रभारी समेत अन्य उपस्थित थे। कार्यक्रम हो गया सर, जन शिकायत कार्यक्रम से आज खूंटी जिला में राज्य के सभी जिलों में डीजीपी सर के निर्देश पर ये जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया गया है और ये आयोजन आगे भी होता रहेगा। इस आयोजन में जो भी हमारे ज़िले के खूंटी अनुमंडल के शिकायत करता है, जिनको किसी भी प्रकार की शिकायत है, चाहे पुलिस से हो चाहे अन्य विभाग से हो, वो अपनी यहाँ पर शिकायत दर्ज करा रहे हैं और उसको शिकायतकर्ता से मिलने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं और एक अधिकारी के रूप में एसडीओ साहब भी बैठे हैं और डीएसपी साहब लोग भी बैठे हैं और जो भी मिलना चाहेंगे हम उनसे मिलेंगे और हम लोग की कोशिश रहेगी कि जो ऐसी शिकायत है जिसका समाधान तुरंत हो पाए उसका समाधान हो जाए और जिसमें जो प्रक्रिया लगती है उसके अनुसार उसकी इंक्वायरी है, जो भी चीज़ें जो वो काम जो है वो आगे बढ़े। तो ये सक्सेसफुल रहा है हम लोग का प्रोग्राम। हम लोगों ने जो जागरूकता के पॉइंट्स थे हमारे, चाहे वो साइबर का हो, चाहे डायल 112 का हो, चाहे डायन मिसाई को लेके हो, मानव तस्करी अफीम को लेकर, तो इन सभी मुद्दों पर हम लोगों ने चर्चा की लोगों के साथ। डीएफओ साहब, डालसा की सेक्रेटरी मैडम, एसडीओ साहब जैसे पदाधिकारी जो हैं विभिन्न विभागों से भी थे, उन लोगों ने भी अपने विभाग के बारे में लोगों को बताया कि किस तरह की शिकायतें लोग लेके आते हैं, उसका क्या समाधान है। तो इस प्रोग्राम को हम लोग आगे भी करेंगे और हम लोग आशा करते हैं कि लोग जो भी शिकायत हो यहाँ दर्ज कराएंगे और उनका निवारण जो है वो प्रभावी रूप से किया जाएगा। विशेष करके पुलिस प्रशासन से भी भय खाते हैं और लोग कई ऐसे मामले हैं जो कि शिकायत दर्ज नहीं करा पाते हैं, इसके लिए क्या समझ? पुलिस और जनता के बीच की दूरी को कम करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम किए जाते हैं और जो भी शिकायत दर्ज नहीं होते हैं उसके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर कहीं लगता है कि वहाँ उसकी शिकायत नहीं सुनी जा रही है तो जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में आके अपनी शिकायत दर्ज कराएं ताकि हम लोग भी अपने स्तर से उसको देखें और उस पर जो भी कार्रवाई है वो कर सकें। आमजनों के लिए सर क्या सर शिकायत का जो है निवारण मुख्यतः क्या समझा जाए, कितने दिनों में? देखिए इसको तो हम लोग कोशिश करेंगे जो त्वरित मतलब तुरंत होने लायक कोई चीज़ है ऐसी जिसमें कोई तरह की आसपास का झगड़ा हो या कुछ अन्य तरह की शिकायतें हो जो तुरंत सॉल्व हो सकता है, या किसी की एसडी एंट्री नहीं हो रही है, किसी का कोई पर्टिकुलर एफआईआर है जो जेन्युइन है नहीं हो रहा है, तो ऐसी चीज़ें तो तुरंत ही निवारण हो जाएगी। और अगर कोई अन्य विभाग से संबंधित है तो उसको हम लोग संबंधित विभाग को भेजेंगे और वहाँ से फॉलो कराएंगे। उसमें जो भी समय विभाग में लगेगा वो विभागों पर भी उनकी कार्रवाई पर भी डिपेंड करेगा। क्या इसका लिए अलग विभाग बनेगा या कि वही लोग करेंगे? इसके लिए अलग से कोषांग का हम लोग अपने इसके ऑफिस में गठन किए हैं और वो कोषांग जो है इसको फॉलो करेगा। इसके लिए अलग से जो नंबर जारी किया गया है वो नंबर सभी मीडिया ग्रुप्स में भी चलाया गया है। उस नंबर पर भी लोग शिकायत दर्ज करा सकते हैं ताकि हम लोग उसको उसी रजिस्टर में रख के एक्नॉलेजमेंट नंबर देके और उस तरह से फॉलो करें। यहाँ पे जमीन को लेकर काफी ज्यादा विवाद है। कई बार विवाद गांव के दो लोगों के बीच में होते हैं, कई बार कोई बाहर का आदमी होता है उसके बीच में होता है, कभी कभी परिवार के अंदर ही विवाद होते हैं, भाई भाई के बीच में कि ये जमीन में किसका हिस्सा कितना है उसको लेके भी विवाद होते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में मैं कुछ जो मिथ्याएं हैं, कुछ जानकारी है वो आप लोग को देना चाहूँगा ताकि आप लोग स्वयं भी उससे लाभान्वित हों और आगे भी अपने गाँव वाले अपने परिवार वालों को जवाब दें। देखिए सबसे पहले हम लोग सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट किसी भी अगर समस्या कोई किसी के पास आती है तो थाना ही जाता है और थाना में जाके अपनी जो भी समस्या है, शिकायत है उसके बारे में बताता है। जनरल क्राइम से डील करना थाने का कार्य है
लेकिन अगर प्योरली कोई ज़मीन विवाद का ही इशू है तो उस केस में थाने के पास बहुत कुछ करने की शक्तियाँ नहीं। उसके लिए वो उनके पास 2 या 3 अल्टरनेटिव होते हैं जो जिन्हें वो यूज़ करते हैं, जिसमें से हम लोग यूज़ करते हैं जो पुरानी धाराएँ थे। अगर उनके अंतर्गत मैं बात करूँ, जो क्योंकि ज़्यादातर फेमस वही है, लगभग हर कोई 144 धारा के बारे में जानता है, जो कि अब 164 हो चुकी है। तो उसके थ्रू अगर किसी कोई अवैध रूप से कार्य हो रहा है तो निषेधाज्ञा लगाई जा सकती है कि वहाँ पे कोई आदमी काम ना करे या ना करे, या किस तरह काम हो रहा है तो उसे रोकथाम। 144 यानी जो अभी धारा में 164 है, उसके अंदर कोई भी निषेधाज्ञा मात्र 2 महीने के लिए ही प्रभावी रहती है। अर्थात प्रशासन की तरफ से किसी भी कार्य को यदि वो अवैध तरीके से हो रहा है तो उसको एक बार में रुकवाने की जो अवधि है वो 2 महीना की है। ये अपेक्षा की जाती है सभी लोगों से कि इस अवधि का प्रयोग करके वे या तो डीएलएसए सचिव मैडम के यहाँ मेडिएशन के थ्रू, मतलब मध्यस्थता के थ्रू उसका निवारण करें, या फिर हमारे यहाँ कोई प्रॉपर धारा के अंतर्गत केस दायर करें, या फिर सिविल कोर्ट में सिविल केस फाइल करें। ये 3 तरीके के उनके पास ऑप्शन होते हैं, जिसमें से जो आदमी को जो अपने कार्य के लिए सूटेबल लग रहा हो उसका उपयोग करना होता है। इसके अतिरिक्त हम लोग जिन धाराओं के अंतर्गत प्रोसीड करते हैं वो धारा 145 पुरानी वाली, जो कि वर्तमान में धारा 164 हो चुकी है। इस धारा के अंतर्गत जमीन पे किसका दखल कब्जा था वो निर्धारित होता है। मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, कई लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि दखल कब्जा और मालिकाना हक में क्या अंतर होता है। उदाहरण के लिए यदि कोई आदमी किसी जमीन को जोत रहा था पिछले 10-12 सालों से और इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि वो उसकी बटाई या फिर उसका आधा हिस्सा किसी और को देता है या नहीं देता है, और वो अपने आप जोते जा रहा है, भले खतियान में उसका नाम हो या ना हो, तो उसका दखल कब्जा माना जाता है। हो सकता है कि मालिकाना हक किसी और का हो, क्योंकि जिसका नाम खतियान में होगा या खरीदी के थ्रू होगा या उसके थ्रू होगा वो होगा। तो मालिकाना हक का निर्धारण करने की शक्ति है वो केवल और केवल माननीय सिविल कोर्ट के पास ही है। तो सिविल कोर्ट के माध्यम से ही उसका हक निर्धारण हो सकता है। केवल दखल कब्जा, यदि कोई ऑलरेडी जमीन को जोत रहा था और उसमें जबरदस्ती कोई दूसरा आदमी घुसता है और वो इससे पहले तक कभी जमीन पे नहीं घुसा है, उसका निर्धारण करने की शक्ति अनुमंडल कोर्ट को होती है। खूंटी से सी न्यूज संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।